कहानी है 2022 की। झारखंड की फिल्म में काम करने वाले एक बहुत नामी गिरामी डायरेक्टर जिनका नाम प्रकाश अलबेला था, वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे खड़े हुए पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि उनकी गाड़ी के डिक्की में एक लाश है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर लेकिन ये है कि उनकी गोद में एक 3 साल की बच्ची भी थी। पुलिस वाले गाड़ी की डिग्गी को खोलते हैं और उसमें एक्चुअली में एक लाश होती है। और लाश किसकी थी? नागपुर फिल्म इंडस्ट्री में जानी मानी एक अभिनेत्री जिनका नाम असली नाम रिया कुमारी था, पर दुनिया उनको ईशा आलिया के नाम से जानती थी। लाश थी उनकी। कपड़े बेतरतीब थे, लाश की हालत अस्त व्यस्त थी, लाश खून से लथपथ थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाश को हड़बड़ी में उस डिग्गी के अंदर डाला गया है। पुलिस लाश को बाहर निकालती है, स्ट्रेचर पर डालती है और उसके बाद शुरू होती है कहानी जांच पड़ताल की। लाश को लाने वाले इस इंसान ने, प्रकाश अलबेला ने, पुलिस वालों को ये कहा रोते बिरखते हुए कि लुटेरों ने उनकी बीवी को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, रॉबरी की कोशिश करी गई बेसिकली। पुलिस के सामने लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ सवाल इमीडिएटली सामने आ जाते हैं। पहला तो ये कि अगर लुटेरों ने गोलियां चलाई तो बाप को और बेटी को जाने क्यों दे दिया। दूसरा ये कि अगर वो लूटपाट ही करना चाहते थे तो उन्होंने गोलियां क्यों चलाई। और तीसरा ये कि क्या एक्चुअली में लूटपाट की कोशिश करी गई थी, ऐसी कोई घटना हुई भी थी। इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में बात करेंगे, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द मर्डर ऑफ ईशा आलिया AKA द ओरिजिनल नेम रिया कुमारी। अब आप पूछोगे कि मेरा कारण क्या है ऑलमोस्ट 2 साल बाद इस मर्डर केस के बारे में बात करने का। वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री की जो चकाचौंध है, उसके पीछे की जो निर्ममता है, उसके पीछे की जो वहशियत है उसके बारे में कंटिन्यूसली लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल को आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपके बेटे इसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए आगे जाते हैं और ऐसी संगत में पड़ जाते हैं जिसके बाद उनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाहे कोई भी ऐसी गलत चीज़ जो उनके जीवन को बर्बाद कर सकती है, उनको फेस करनी पड़ती है और इवेंचुअली इफ़ नॉट दैट तो आपको गाड़ी के अंदर, डिग्गी के अंदर डाल दिया जाता है मार के। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपना एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है। आइए अब शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कोलकाता में जो ये केस हुआ वो कितना बारबेरिक था और उसके पीछे की कहानी क्या है। अब रिया कुमारी जो है झारखंड की एक बहुत ही नामी गिरामी एक्ट्रेस थी। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया था उस रीजन के अंदर और नागपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाना चाहती थी। वहीं पे उनकी मुलाकात होती है प्रकाश अलबेला से और ये जो मुलाकात है वो इवेंचुअली कन्वर्ट होती है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, जहाँ वो प्रकाश अलबेला के लिए कई सारे म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती हैं। पर जैसा कि हमें पता है और आप समझ गए होंगे कि ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है इवेंचुअली पर्सनल रिलेशनशिप में तब्दील होता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। क्लीशेड एज इट मे साउंड, प्रकाश अलबेला ऑलरेडी शादीशुदा थे। जब प्रकाश के अपनी बीवी से रिश्ते बिगड़ने लगे तो उन्होंने इवेंचुअली रिया से शादी कर ली और रिया से शादी करने के पश्चात उनकी एक बेटी होती है। बेटी के साथ और अपनी बीवी के साथ तीनों के तीनों रांची के हजारीबाग एरिया में रहना शुरू करते हैं और रिया कुमारी यानी कि ईशा आलिया उसके बाद भी म्यूजिकल वीडियोस में काम करना जारी रखती है, काम करना बंद नहीं करती। दिसंबर 2022 में रिया को एक फिल्म का ऑफर मिलता है। फिल्म का प्रोड्यूसर कोलकाता में रहता है। फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बात करने के लिए, कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने के लिए, अपने साइजिंग वगैरह देने के लिए रिया 27-28 तारीख को दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होती है। अनफॉर्चुनेटली वो कोलकाता नहीं पहुंच पाती है और रास्ते में ही उनका कत्ल यानी कि मर्डर कर दिया जाता है। जांच के लिए सबसे पहले प्रकाश अलबेला से बातचीत करी जाती है। अपने बयान में उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि कोलकाता जाने के लिए वो सुबह सुबह 6 बजे निकलते हैं, रांची हावड़ा हाईवे एक्सप्रेस जो है उसको पकड़ते हैं और कोलकाता की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उनको पेशाब आता है तो एक सुनसान जगह रोक कर वो पेशाब करने के लिए उतरते हैं। गौर से सुनना इस चीज़ को, पेशाब करने के लिए एक सुनसान जगह पे उतरते हैं नीचे। अचानक से उनके हिसाब से 3 हथियारों से लैस व्यक्ति जो है आते हैं और लूटपाट करना शुरू करते हैं। गौर से सुनना, सबसे पहले वो प्रकाश का पर्स छीनते हैं, ऐसा उनका कहना था। रिया अभी तक गाड़ी में ही थी। रिया गाड़ी से उतरती है और उसके बाद लूटपाट उनके साथ शुरू करी जाती है। लेकिन बयान के स्टार्टिंग में ये बोला था कि रिया और बेटी जो है गाड़ी के अंदर ही थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने ये कह दिया कि बेटी अब
उनकी यानी कि प्रकाश की गोद में थी। इंटरेस्टिंग बात है ना कि जो इंसान पेशाब करने के लिए एक सुनसान जगह पर नीचे उतरा है वो अपनी बेटी को गोद में लेके क्यों उतरेगा। पुलिस को सबसे पहला शक वहीं पर होता है कि इस इंसान की स्टोरी के अंदर कुछ तो लोचा है। प्रकाश के हिसाब से ईशा लुटेरों के साथ हाथापाई करती है, यानी एक महिला एक हथियारों से लैस 3 व्यक्तियों के साथ हाथापाई करने उतर जाती है लूटपाट को रोकने के लिए। इस चक्कर में हथियार बंद ये जो लोग थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोलियां ईशा को लग जाती है। खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। जैसे ही ये घटना घटती है प्रकाश के अनुसार वो शोर मचाना शुरू करते हैं, पर सुनसान जगह थी, पेशाब के लिए बनाई गई थी, तो वहाँ पे कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जो इनकी मदद कर सकता था। प्रकाश ईशा को गाड़ी में डालते हैं, 8 किलोमीटर गाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर लोकल इंसानों के पास पहुँच के उनकी मदद मांगते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लोकल्स की मदद लेके वो ईशा को उलबेरिया अस्पताल लेके पहुँचते हैं जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस प्रकाश के स्टेटमेंट के आधार के ऊपर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और उनको कहती है कि आप हमें उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पे लूटपाट शुरू हुई थी और जहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। प्रकाश रोता भी लगता हुआ अपनी बेटी को गोद में रखकर पुलिस को उस घटना स्थल पर लेके जाता है और वहाँ पे जाके वो बताता है कि किस तरीके से किस तरफ से वो लुटेरे जो हैं हथियारबंद वो आए और किस दिशा में वो भागे। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि पुलिस ने ये पाया कि वहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस जाती है, उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को चेक करती है। आश्चर्य नहीं होगा आपको सुन के जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो जिस समय के बारे में प्रकाश ने बात करी थी उस समय ना वहाँ पे प्रकाश आया, ना कोई लुटेरे आए, ना प्रकाश की गाड़ी रुकी थी, ना ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसके बारे में प्रकाश ने बताया था जिसकी वजह से ईशा को गोलियां लगी और उसकी बेटी पेशाब करते हुए उसके हाथ में उसकी गोद में थी। फॉरेंसिक टीम आती है। नॉट सो सरप्राइजिंगली वहाँ पे बुलेट का कोई शेल नहीं मिलता है। बुलेट शेल बेसिकली जब आप गोली चलाते हो तो उसका जो शेल, उसकी जो खोखली जो कवरिंग होती है वो वहाँ पे गिर जाती है जहाँ पे भी गोली दागी जाती है। ना कोई शेल मिलता है और ना ही कोई खून के धब्बे मिलते हैं। अब खून के धब्बे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रकाश ने ये कहा था कि जैसे ही लुटेरों ने गोलियाँ चलाई थी ईशा को जैसे ही गोली लगी वो ज़मीन पर गिर गई थी, यानी कि खून के निशान होने चाहिए थे, पर खून का एक भी धब्बा वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब आता है एक इंटरेस्टिंग मोड़ इस कहानी के अंदर और वो है प्रकाश की गाड़ी जिसके अंदर वो ईशा की लाश को लेकर पुलिस तक पहुंचे थे। जब पुलिस उस गाड़ी को चेक करती है तो सीट के पीछे वाली सीट पर उनको मस्तिष्क के यानी दिमाग के चीथड़े मिलते हैं। ईशा को गोली मस्तिष्क में ही लगी थी और चीथड़े गाड़ी के पीछे वाली सीट पे मिले। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी है कि जो बुलेट शेल की मैं बात कर रहा था फ्रंटल पार्ट वो पुलिस को गाड़ी में पीछे मिल गया। है ना विचित्र बात कि जिस इंसान की बीवी को गोली बाहर मारी गई है वो इतना बेवकूफ़ था कि पीछे जो शेल पड़े थे वो तक उसने नहीं हटाए। तो पुलिस का शक यहाँ पे और गहरा होता है क्योंकि जो कहानी प्रकाश पुलिस को बता रहा था और जो सबूत पुलिस को मिल रहे थे मैच नहीं कर रहे थे। फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके बाद पुलिस को प्रकाश के ऊपर और ज़्यादा शक होता है क्योंकि अपने बयान में उन्होंने ये कहा था कि लुटेरों ने ईशा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि उनकी कनपट्टी पे पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था और गोली जो है कनपट्टी के दूसरे साइड से निकल गई थी, यानी अंधाधुंध फायरिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल कनपट्टी से सटा के गोली को चलाया गया था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो मस्तिष्क के जो चीथड़े थे जो पीछे की सीट पर मिले उसका कारण वही थे। मारपीट के दौरान ऐसा होना मुश्किल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये शूट आउट एक कंट्रोल्ड इमोशन में किया जाए और एक स्टिल इंसान के ऊपर तसल्लीपूर्वक निशाना साध के गोली मारी जाए। पुलिस के अनुसार मोस्ट प्रोबेबली ईशा पीछे गाड़ी में सो रही थी और गोली उनको तब मारी गई थी। तीसरा शक पुलिस को ये हुआ कि जिस जगह पे प्रकाश ने ये कहा कि गोलीबारी हुई वहाँ से वो गाड़ी चला के 8 किलोमीटर आगे गए जहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा उनको मदद प्रोवाइड करी गई, लेकिन सिर्फ 100 मीटर दूर पुलिस के एक चेक पॉइंट की पोस्ट थी जहां पे हमेशा कोई ना कोई पुलिस वाला तैनात रहता है। तो अगर प्रकाश के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी तो 100 मीटर आगे जो पुलिस वाले अवेलेबल थे, पोस्टेड थे, उनसे मदद लेने की बजाय वो लोकल्स तक क्यों गए 8 किलोमीटर तक। इस घटनाक्रम के ठीक एक दिन बाद ईशा के जो माता पिता हैं, उनके परिजन हैं, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई जहां पे उन्होंने प्रकाश के ऊपर ईशा के मर्डर का आरोप लगाया
उनका ये बयान था कि ईशा के साथ अक्सर प्रकाश जो है हाथापाई किया करता था और डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था इनकी शादी में। इतने सबूत और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले थे वो काफ़ी थे पुलिस के लिए कि प्रकाश को अरेस्ट किया जा सके। उन्होंने प्रकाश को अरेस्ट किया और उससे इंटेरोगेशन शुरू करी। प्रकाश लेकिन टिका रहा, लगातार यही कहता रहा कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। पर जो फिल्मी इंसान होते हैं असली ज़िंदगी में उतने ज़्यादा सख्त नहीं होते। पुलिस के 2 डंडे पड़ने के बाद ही प्रकाश टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि उसने ही ईशा का मर्डर किया था। प्रकाश के इकबाल जुर्म के अनुसार वो पहले ही ईशा को मारने की प्लानिंग कर चुका था और फेसबुक के थ्रू कुछ दिन पहले ही मोहित कुमार नाम के एक इंसान से संपर्क में आया था। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोस्ती के लिए मोहित प्रकाश को हथियार दिलवाता है, उसकी अरेंजमेंट करवाता है और मर्डर किस तरीके से किया जाए उसकी पूरी प्लानिंग करता है। लेकिन इस मर्डर में एक इंसान और शामिल था, उसका नाम था संदीप कुमार। मैं नहीं, प्रकाश का भाई। ये 3 इंसान थे जिन्होंने मिलकर ईशा की हत्या की साजिश रची और एक दिन के अंदर सारी प्लानिंग करके उसको मारने का डिसीजन लिया और उसको इवेंचुअली मार भी दिया। लेकिन कीपिंग असाइड कि कोलकाता पुलिस की इस समय क्या रेपुटेशन है और 2022 में भी क्या रेपुटेशन थी, इस केस के अंदर तीनों के तीनों जो आरोपित थे इनको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप पूछोगे कि मर्डर की वजह क्या थी। ईशा से शादी करने के पहले प्रकाश जी जो हैं एक और महिला से ऑलरेडी शादी कर चुके थे। उस शादी से उनके 2 बच्चे ऑलरेडी थे जिसके बारे में ईशा को कोई जानकारी नहीं थी। शादी के बाद जब उनको इस महिला के बारे में और उन बच्चों के बारे में पता चलता है तो ऑब्वियसली बात है वो उसके बारे में प्रकाश से पूछताछ करती हैं और प्रकाश उसके बाद वायलेंट हो जाते हैं और उनकी शादी में मारपीट का सिलसिला जो है शुरू होता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हज़ारीबाग में पंचायत बैठती है और पंचायत इंटरेस्टिंगली ये फैसला लेती है कि प्रकाश जो है दोनों पत्नी को इक्वल लेवल पे ट्रीट करेगा और उन दोनों का ख्याल रखेगा, उनको बराबर का हक देगा। ईशा लेकिन इस डिसीजन से खुश नहीं थी। वो प्रकाश की पहली पत्नी से एज इट इज़ परेशान थी क्योंकि उसको जब ये पता चला कि उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो उनको ऑब्वियसली अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा तनाव तब भी आ जाता है कि ईशा जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही थी, फेमस हो रही थी, यूट्यूब चैनल भी था उनका, लाखों सब्सक्राइबर्स थे और वो पार्टियों में आना जाना करती थी जो प्रकाश जी को पसंद नहीं था। और प्रकाश जी अक्सर उसके बारे में उनको रोका टोका करते थे या फिर इवेंचुअली जब वो बात नहीं मानती थी और झगड़े ज़्यादा बढ़ते थे तो मारपीट हुआ करती थी। इन सारे चक्करों के बीच में प्रकाश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा था क्योंकि जिन फिल्मों में उन्होंने पैसा लगाया था उन फिल्मों में उनका पैसा डूब गया था। करीबन 30 से 40 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्जा था और ईशा जिनका करियर अच्छा चल रहा था और जो पैसा कमा रही थी उन्होंने इनको फाइनेंशियल हेल्प करने से मना कर दिया। देखा जाए तो वो सही भी है क्योंकि ये वो इंसान था जिसने इस लड़की को धोखा दिया था ये ना बता के कि उनकी ऑलरेडी एक और पत्नी है जिससे उनके 2 बच्चे हैं। लोन, डेट, तनाव, बीवी से ईर्ष्या और शक, इन सब का कॉम्बिनेशन इवेंचुअली प्रेरित करता है प्रकाश को ईशा के मर्डर के लिए। ईशा के नाम पे कुछ इंश्योरेंस भी थे और उस इंश्योरेंस का पैसा उनकी मौत के बाद प्रकाश को मिलने वाला था। उसको ध्यान में रखते हुए और ये सोचते हुए कि क्यों मैं 2 बीवियों का ख्याल रखूं और क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में इतना तनाव रखूं, उन्होंने एक सिंपल डिसीजन लिया, इंश्योरेंस का पैसा और ये एक जो तनाव चल रहा है ज़िंदगी में उसका खात्मा। एंड दैट इज़ हाउ ही प्लान्ड एंड मर्डर हिज वाइफ कोलकाता जाते हुए। इस लड़की की ज़िंदगी मौत के बाद भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। चंद घंटों में ही ईशा आलिया के केस की सारी अनकवरिंग होने के बाद जब उनकी लाश को उनके परिवारजन को दिया गया तो इनका जो पैतृक गांव था चौपारण, परिवार उनकी लाश को वहां लेके जाता है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। पर हमारे भारतीय समाज की मानसिकता इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दूसरी जाति में शादी करने के लिए उसकी वजह से गांव वालों ने उनके परिवारजनों को ईशा की लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया अपने गांव में। इवेंचुअली उनकी लाश को हज़ारीबाग लेके जाया जाता है और उनकी लाश का अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाता है। प्रकाश को जेल होती है, लेकिन वो लड़की जो एक उभरता सितारा थी रीजनल मूवीज़ और म्यूज़िकल वीडियोज़ में, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 3 साल की बच्चे की माँ ख़त्म, परिवारजनों की बेटी ख़त्म और उससे ज़्यादा इंसानियत ख़त्म, जहाँ पे एक दूसरी जाति में शादी करने के लिए इस लड़की को अपने गांव में जलने तक की अनुमति नहीं दी गई।
ऐसी सोसाइटी के बारे में क्या कहोगे आप? क्या रिफॉर्म्स सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं? क्या हमारी सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी नहीं है? क्या हमारी ये मानसिकता कि दूसरी जाति में शादी कर ली तो बेटी या बेटे के लिए ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि उनकी ज़िंदगी, उनकी मौत भी दर्दनाक हो, और मौत के बाद का जो एक मोक्ष प्राप्त होना होता है अंतिम संस्कार के द्वारा, वो भी उनको सही तरीके से प्राप्त ना हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं लोगों को कि हमारी सोसाइटी में जितना भी, जो भी कटुता है, जो भी द्वेष है, वो द्वेष हमें इस ज़िंदगी के साथ साथ हमारे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। और उस द्वेष से बचने का एक ही तरीका है, सही रास्ते पे चलना, सही काम करना, क्लीन काम करना और सही लोगों के साथ रहना। दैट इज़ द ओनली मैसेज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? ईशा की ज़िंदगी के बारे में और उनकी मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, फॉर्मेलिटी है एक, अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियोज़ जब आएँ तो आपको पता चल सके कि इट हैज़ बीन अपलोडेड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इस हफ्ते मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू मिस देम आउट। पर आज समय देने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखना। जय श्री राम।